सभी साथियों को नमस्कार। और मैं विवेक सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमने फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड कर दिया है जिसपे हम लोग वर्णमाला पे डिस्कस कर रहे थे। और आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही हमारा जो है दूसरा वीडियो है आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरुआत में क्या किया था, वर्णमाला में जो स्वर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज उसी क्रम में हम क्या करेंगे, जो स्वर के विभिन्न भेद होते हैं, ठीक, उसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से मोस्टली एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और हिंदी का हमारा जो एक कोर्स है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और साथ में कुछ क्विज़ेज़ भी आपको कराए जाएंगे, साथ में कुछ पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज क्या है हमारा, ये स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जो विभिन्न तरीके से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वरों के भेद के बारे में कुछ बातें हैं, उनको हम समझते हैं। तो अगर मात्रा के आधार पे स्वर के भेद बोलता है, क्या बोलता है, अगर मात्रा के आधार पे स्वर के भेद बोलता है तो उनकी संख्या होती है 2। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये आपका वीडियो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, इसलिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या हुआ कि एक और स्वर बताया गया है, वो कौन सा है, प्लुत स्वर। ठीक है, ये भी स्वरों का एक भेद है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर पूछता है तो आप लोग 2 आंसर करेंगे। ठीक है, अगर 2 विकल्प में ही नहीं दिया हुआ है तब वहाँ पे आपको 3 लगाना है। अगर 2 विकल्प में है तो फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी ने 2 इसका सही आंसर माना है वीडियो 2018 के एग्जाम में। चलिए यहाँ पे कुछ हम स्वरों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर होता है, इसमें हम बोलते हैं कि एक मात्रा का, इसका जो उच्चारण करते हैं हर स्वरों को, तो इसमें एक मात्रा का समय लगता है। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री, कुल 4 जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय या 2 मात्रा का समय लगता है। ये कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, तो ये कुल मिला के कुल 7 जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4, और दीर्घ स्वर हैं 7। इसके अलावा प्लुत स्वर आपको देखना है। तो प्लुत स्वर में क्या होता है कि इन दोनों अपेक्षा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा क्या होता है, इसमें तिगुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको वेदों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे कि ओम। ठीक, ओम में दिख रहा होगा जो एस लगा हुआ है, इसकी पहचान ही यही होती है कि यहीं पे अगर एस लगा हो या हिंदी का जो 3, ये 2 आपको कहीं पे दिख रहे हो तो आप समझ जाइए ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये स्वर के जो एक मात्रा के आधार पे जो चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। आप लोग अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं। अब आते हैं जिह्वा की ऊंचाई के स्थान पर। ठीक है, जिह्वा के आधार पे कई तरीके से जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे या जिह्वा के ऊपर या नीचे ऊपर उठने या नीचे गिरने के आधार पे हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। तो ये कुल 4 प्रकार का होता है। ठीक, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कुल 4 प्रकार के स्वर होते हैं। सबसे पहला विव्रत होता है। विव्रत के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो विव्रत माने क्या होता है कि उच्चारण में जो मुख होता है, मुख द्वार होता है जो, उसमें क्या बोलता है, वो पूरा खुलता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं विव्रत में, तो हमारा जो उच्चारण होता है तो उसमें मुख द्वार होता है। ठीक है, तो वो पूरा खुल जाता है, जैसे आ या आ। ठीक है, आप लोग बोल के देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। आप उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह जो होगा पूरा ओपन होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर अर्धविव्रत की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो विव्रत की अपेक्षा इसमें क्या होता है, मुखद्वार जो होता है आधा ही खुलता है। ठीक, कितना खुलता है, आधा ही खुलता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो छोटा आ है, ए, ओ और औ, ये होता है आगत है। ठीक, तो ये आपके अर्धविव्रत के इंपॉर्टेंट है। फिर है संव्रत। संव्रत किसे कहते हैं, तो उच्चारण में क्या होता है, जब मुख द्वार क्या होता है, सकरा हो जाता है, मतलब बोलने में क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है, पतला। ठीक, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, तो ये क्या हैं, ये सभी आपके संवृत हैं। इनके उदाहरण ही पूछे जाते हैं आपसे, डिफिनेशन तो खैर मुश्किल ही पूछे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो इसके एग्जाम्पल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम जो है 90% चांस यही रहता है कि आपसे एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में डालेगा। अर्धसमृत की बात करते हैं। तो अर्धसमृत में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो समृत में मुंह जो सकरा हो रहा था,
तो इसमें क्या होता है, जो मुखद्वार होता है थोड़ा कम सकरा होता है, समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा कम सकरा होता है, तो इसे अर्ध समृद्ध बोलते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो ए और ओ, ठीक है, ये इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, इनके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी फर्जी की चीज़ यहाँ पे नहीं डाली गई है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स अपने क्लियर करते चलें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जिह्वा की उत्पादित भाग के आधार पर। किस पे, जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पे जो बांटा गया है वो उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा आता है पश्च स्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो जीभ का अग्रभाग जो होता है वो कार्य करता है। ऐसे अग्र नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, कि आगे वाला भाग। आप जीभ का आगे वाला भाग देखिए। ठीक है, तो जो जीभ का आगे वाला भाग होता है तो अग्रस्वर में वो कार्यरत होता है। इनके उच्चारण करेंगे तो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो उसमें कार्य करेगा। उदाहरण इसके क्या है, तो ई और ए और ए, ठीक है, ये 4 जो हैं वो अग्रस्वर के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीभ होती है उसका जो मध्य भाग होता है, ठीक है, जीभ का मध्य भाग जो होता है वो कार्य करता है। इसका उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण है छोटा आ। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होता है, तो पश्च स्वर में हो जाता है कि जीभ हमारी होती है तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक, जीभ का पीछे वाला जो भाग होता है वो कार्य करता है। इसके उदाहरण कौन से हैं, तो बड़ा आ, ऊ और ओ और औ। ठीक है, ये जो आपके हैं ये पश्च स्वर के उदाहरण हैं। ठीक, तो आप लोग इन उदाहरण को बेसिकली ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, कोशिश करिए कि इनको अच्छे से तुम्हारा रेडी हो जाए, आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। ठीक है, खासकर वीडियो पेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ओष्ठों की स्थिति के अनुसार। ठीक, ओंठ हमारे जो होते हैं तो उनकी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इनको 3 प्रकार से मोस्टली बांटा गया है, किसी किसी बुक में 2 प्रकार से भी मिलता है। ठीक, तो आप लोग फिलहाल यहाँ पे 3 प्रकार से देख लीजिए, जो ऑथेंटिक बुक है उसमें 3 प्रकार से ही दिखता है। तो सबसे पहला है कि आप सॉरी प्रसृत, फिर है सहज या आवर्तुल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको आवृत्तमुखी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो उच्चारण में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो मुंह हमारा होता है या मुखद्वार होता है तो उसमें क्या होता है, वृत्त नहीं बनता है। ठीक, इसमें कोई वृत्त नहीं बनता है, जैसे ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनको उच्चारण में क्या होगा, जो हमारा मुखद्वार होता है तो उसमें क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण नहीं होता है, बोल देते हैं वृत्त नहीं बनता है। ठीक, इसलिए इसको आवृत्तमुखी भी बोलते हैं, अवर्तुल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है वर्तुल। वर्तुल में क्या होता है, वर्तुल में मतलब वृत्तमुखी, मतलब जो हम इसको उच्चारण करेंगे तो हमारे जो मुखद्वार होगा तो उसमें एक वृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, तो उसको वर्तुल बोल देते हैं या वृत्तमुखी भी बोलते हैं, दोनों तरीके से समझ लीजिए। इसके उदाहरण क्या है, जैसे ऊ, ओ और औ। ठीक है, आप लोग बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके उच्चारण में क्या हो रहा है, कि एक वृत्त का निर्माण जो हमारे मुखद्वार में हो रहा है। फिर अर्धवर्तुल में क्या है, तो अर्धवर्तुल में कहते हैं बीच का मामला होता है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा वृत्त बनेगा, ठीक है, या कह सकते हैं बिल्कुल भी वृत्त नहीं बनेगा, तो इनके बीच में मतलब हल्का सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वृत्त का निर्माण नहीं होगा, एक नॉर्मल सी कंडीशन रहती है। इसका उदाहरण क्या होता है, बड़ा आ इसका उदाहरण है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर जिह्वा की पेशियों में तनाव, मतलब जो हम उच्चारण करते हैं तो जो पेशी होती हैं तो उनमें एक तनाव, टेंशन, ठीक, उसके आधार पे हम लोग इनको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, शिथिल और दूसरा है कठोर। कौन सा है, पहला शिथिल स्वर है, दूसरा कठोर स्वर है। तो शिथिल में आप ध्यान रखेंगे आ ई उ। ठीक है, बहुत ही आसान है, आ ई उ। और अगर कठोर पूछ दे तो इनका जो करना है, इनका जो बड़े हैं मतलब गुरु पाठ, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनको ध्यान रख पाएंगे। ठीक, शिथिल और कठोर। फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, अब स्वर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद स्वर नहीं, इसके बाद व्यंजन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और नासिक, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो उच्चारण स्थान, जैसे कंठ से हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कंठ तो छोटा आ और विसर्ग, ठीक, ये दोनों कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। फिर ई और ई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, तालु। ठीक है, री, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा कह सकते हैं।
ऊ ऊ इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका ओंठ है या ओष्ठ है, ठीक, इनको ओंठ से बोला जाता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य बोलते हैं। फिर अंग, अंग को क्या बोलते हैं? तो अंग जो होता है अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है अंग। फिर एक कंठ तालव्य, खासकर ये इंपॉर्टेंट है। तो कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु दोनों के साथ बोला जाता है, इनका मतलब कि कंठ का भी प्रयोग होता है और तालु, इन दोनों का प्रयोग होता है। तो उसमें क्या बोलते हैं? ए और अय, ठीक है। इसके बाद कंठोष्ठ में क्या होता है? तो इसमें कंठ और ओष्ठ, ठीक है, दोनों का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है ओ और औ, ठीक। कंठ तालव्य ए ऐ और कंठोष्ठ से क्या हो जाएगा? ओ और औ हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके जो उच्चारण स्थान हैं ये सारे क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से समझ के रखना है, ध्यान रखना है। और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, ठीक, कोई चीज़ छूट नहीं रही है, सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है। और आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलेंगे तो आपको भी और भी ज़्यादा बेनिफिट्स इसका मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी का दूसरा लेसन इसका टॉपिक था। और इसके बाद हम लोग व्यंजन पे काम करेंगे, व्यंजन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आगे क्रम में पूरी हिंदी को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें प्लीज़। और अपने जो दोस्त हैं उनको भी आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं। और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल पे अगर नए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।